गुड इवनिंग। अभी साथियों क्या होगा इस वीडियो में तो बता देते हैं। जो प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन रिवाइज़ करेंगे और एक प्रकार से यह आपके लिए अभी होने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और प्रश्न हम 20 करेंगे फ़िलहाल, तो वैसे तो 50 हैं अभी, ताकि रात वाली क्लास के लिए भी थोड़ा सा आपका डाटा बचा रहे। ओके जी हाँ, तो 8वां वीडियो दिन का शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथी कितने ऑनलाइन हैं? 17 हो गए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, क्योंकि विकल्प पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता तो नहीं होगी क्योंकि आसान है। बी उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। विधुर आ जाता है साथियों। ठीक है, विधुर कहेंगे। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। ये एक विदुर होता है तो इसका अर्थ जो होता है महान, महान विद्वान। ठीक है, महान विद्वान कह सकते हैं। महाभारत अगर किसी ने पढ़ा हो, अंधा युग पढ़ा हो धर्मवीर भारती का, उसमें भी एक विदुर पात्र है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला होता है, क्या होता है? किसी विषय को आप विशेष रूप से जानते हैं, क्या आएगा? तत्वज्ञ, मर्मज्ञ, विशेषज्ञ या गूढ़ज्ञ? किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, सी उत्तर दिया जा रहा है, विशेषज्ञ आएगा। ठीक है, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ आएगा। ओके, याद कर लेना साथियों, सी उत्तर आएगा। ओके, सी उत्तर आने वाला है। जी हाँ, विशेषज्ञ। यदि तत्वज्ञ की बात करें, तत्वज्ञ क्या होता है? जो ब्रह्मा को जानता हो। किसको? ब्रह्मा को जानने वाले को तत्वज्ञ कहते हैं। या फिर जो समस्त ज्ञान को जानता है। ब्रह्मा भी समस्त ज्ञान के है ना, परिचित हैं समस्त ज्ञान से, तो सृष्टि के रचयिता भी माने जाते हैं। तो समस्त ज्ञान को जानने वाला तत्वज्ञ। दो चीज़ें हो सकती है, ब्रह्मा को जानने वाला कह सकते हैं या फिर समस्त ज्ञान को जानने वाला, ऐसे। मर्मज्ञ का तो आपको पता ही होगा। मर्मज्ञ क्या होता है? रहस्य को जानने वाला। ठीक है, रहस्य को जानने वाला। गूढ़ज्ञ, गूढ़ज्ञ क्या है? जो जटिल चीज़ों को जानता हो, गहरी। ओके, जो गहन अध्ययन कर रहा हो, जैसे आप लोग कर रहे हैं सभी भी। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दिन, संध्या, अपराह्न या पूर्वाह्न? दोपहर के बाद का समय उत्तर बताया जा रहा है यहाँ पर, सी अपराह्न कहते हैं साथियों। ठीक है, और सांझ का समय यानी संध्या, शाम का वक्त। ठीक है, जो रात्रि और शाम के बीच की स्थिति को संध्या कहते हैं। यदि पूर्वाह्न की बात करें तो ये वो समय है जैसे मॉर्निंग टू नॉन, मतलब सुबह और दोपहर के बीच के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। ओके जी, और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। इवनिंग तक अपराह्न जो है दोपहर से लेकर इवनिंग तक के बीच के समय को, अगर हम कहें तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के समय को हम अपराह्न कहेंगे। ठीक है, गोधूली भी कहते हैं संध्या को। आगे हमारे पास प्रश्न है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त या शैव? ये तो भाई टूट के पड़ जाएंगे, सावन का महीना चला हुआ है तो इससे कैसे छूट जाए भैया। चलो शैव आएगा, सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे को मालूम है। आगे चलते हैं, हमारे पास शब्द है प्रतिपदा। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी या पक्ष की पहली तिथि? प्रतिपदा। उत्तर डी दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। पक्ष की पहली तिथि। पक्ष यानी हिंदू पंचांग। ठीक है, हिंदू यार हिंदू पंचांग। ठीक है जी, हिंदू पंचांग
की पहली तिथि। और यदि हम एकादशी की बात करें तो मास यानी महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है ना। पूर्णिमा का तो पता ही है, जब चंद्रमा पूरा खिलता है, गोल हो जाता है, वो पता ही होगा। अमावस्या जब चंद्रमा पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। विरोधिनी का पता होना चाहिए, विरोधिनी होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंद्वी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? सर्वज्ञ, संस्कारी, कुलीन, बहुज्ञ। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। बहुत बढ़िया। सर्वज्ञ वो जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ वो बहुत कुछ जानने वाला, अनेक विषयों के बारे में जानने वाला। बहुज्ञ ये जो अंत में छिपा हुआ है जिसको बोल रहा हूँ, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानने वाला। अगले प्रश्न पर आ गए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसका क्या आएगा? सभी जानते हैं, नास्तिक। जी हाँ, आस्तिक। डी उत्तर आएगा। यदि हम मेधावी शब्द की बात करें साथियों, मेधावी जो है जो प्रतिभाशाली को कहा जाता है। मेधावी छात्र छात्राएं आप सभी हो प्रतिभाशाली, ठीक है। यदि अविनीत का बात करें, अविनीत शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होता है वनीत, वनीत होता है विनम्र, ठीक है। तो यदि हम अविनीत की बात करें, अ उपसर्ग लग गया है तो ये विनम्र से उल्टा हो जाता है, तो कहेंगे हम इसको उद्दंड। ये सुना होगा आप लोगों ने शब्द उद्दंड, रूड बिहेवियर हो जिसका। अगला प्रश्न है पति एवं पत्नी का जोड़ा, इसको क्या बोलेंगे? ए भी दिया जा रहा है, सी भी दिया जा रहा है, पुरुष स्त्री। ये कौन दे रहा है भाई? दंपत्ति, ये तो आपको आई थिंक तीसरी चौथी कक्षा में ही बता दिया जाता है। ओके, दंपत्ति आता है साथियों, याद रखना है। और इस पुरुष स्त्री ये तो एक प्रकार से जहाँ द्वंद्व समास है, दंपत्ति शब्द आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। युगल की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है एक ही गर्भ से उत्पन्न जोड़ा। युगल की जब हम बात करते हैं होता है डुप्लीकेट। आजकल तो फिल्मों में बहुत बनाया जाता है जैसा सीता और गीता, राम और श्याम जी सब। तो युगल एक ही गर्भ से उत्पन्न जोड़ा उसको कहते हैं। और युग्म का तो आपको पता ही है, एक दूसरे पर जो आश्रित रहता है। समश्रुत बिनार्थक आप देखते होंगे, सुनने में एक जैसे लेकिन, जी हाँ, ट्विंस कह सकते हैं उनको, जुगल को। आगे साथियों प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त हो, सॉरी आसक्त ना हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। इसके लिए एक शब्द आपने चयन करना है, कौन सा होगा? आसक्त, अनासक्त, निसक्त या अज्ञात। ये उत्तर दिया जा रहा है अनासक्त, ये बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। अनासक्त का अर्थ होता है मोह ना होना, किसी चीज़ से मोह नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ ही, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। आसक्त मतलब एक प्रकार से मोह ही कह सकते हैं इसको, ठीक है, अनासक्त। और अगर मोह है तो फिर आसक्त आ जाएगा। अगर ना होता ना यहाँ पर लिखा हुआ, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त हो तो आसक्त आ जाएगा, ठीक है। ना हो तो अनासक्त आ जाएगा। निसक्त शब्द तो मेरे ख्याल से हिंदी में है नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊँ आप लोगों को, हिंदी में नहीं है जी। अज्ञात का तो आपको पता ही है। बाकी चलते हैं आगे। अनिर्वचनीय शब्द है हमारे पास, इसके लिए आपने अनेक शब्दों का चयन करना है। एक शब्द दे रखा है, विकल्प आपके सामने, पढ़िए उत्तर दीजिए। जी
उत्तर सी दिया जा रहा है, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो, अनिर्वचनीय। अगला है अनुगामी शब्द। अनुगामी शब्द यहाँ पर एक शब्द दे रखा है और इसके लिए आपने अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। एक से अधिक अर्थ कौन से होंगे, यानी एक से अधिक शब्द के लिए एक शब्द पहले से ही देखना है कि कौन सा वाक्यांश। साथी ये होता है वाक्यांश। कुछ साथी पूछते हैं ना वाक्यांश क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे जो होते हैं ना जो अनुकरण करने योग्य हो, जिस पर, ये वाक्यांश होता है। एक होता है पूरा वाक्य, तो जो कुल मिलाकर एक ही बात है, जो संबंध शब्दों से मिलकर बनते हों उनको वाक्यांश कहते हैं। उत्तर आएगा डी। डी बता रहे हैं ज़्यादातर जी। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। ठीक है जी, अनुगामी हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि हम पहले विकल्प की बात करें जो अनुकरण करने योग्य हो, तो इसका अनुकरणीय हो जाता है ना, अनुकरणीय। जो जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रह यानी कृपा, उसको अनुग्रहित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुग्रहित बोलेंगे। याद रखना है जी, जिस पर कृपा वर्षी हो। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको आसक्त बोलेंगे, जो पीछे बताया अभी थोड़ी देर पहले। ओके, अगला प्रश्न है भविष्य में होने वाला। तो बताना है आपने इसका क्या उत्तर होने वाला है। भविष्य में होने वाला उपर्युक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या उत्तर आना चाहिए, दिया जा रहा है बी, आगामी। आगे होने वाला कह रहे हैं आप लोग। जी, इसके साथ ही हम दो उत्तर ले सकते हैं। किताब में वैसे भावी दे रखा जहाँ से पीडीएफ बनाया था, लेकिन आपको बता देते हैं कि जहाँ बी और डी दोनों हो सकते हैं। आगामी का अगर देखा जाए तो, आगामी का अगर देखा जाए तो आगे होने वाला। अगर भावी का देखा जाए तो स्पेशल ये भावी शब्द जो है ना, इसी शब्द के लिए बनाया गया है। ठीक है, भविष्य में होने वाला यानी भावी। ओके, तो बी उत्तर सही कर देते हैं फिलहाल हम। लेकिन यदि परीक्षा में आए तो आपने भावी पर टिक करना है, अगर भावी नहीं है तो भावी, जे वाला। ठीक है, आगामी। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्रगामी की यदि हम बात करते हैं तो अग्रगामी का अर्थ होता है साथियों जो आगे चलता हो, यानी आगे चलने वाले को कहा जाता है। आगे चलने वाले को, आगे चलने वाला। और यदि हम देखें भविष्यक शब्द, भविष्य के बारे में बता देते हैं। इसका अर्थ होता है भविष्य ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, भविष्य का प्रत्यय लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ इसका चेंज हो गया हो। आगे चलते हैं, जहाँ पर विकल्प से पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द आपने चुनना है। क्या होगा, उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। सवाल जवाब हो रहे हों, बहस हुज्जत, ये हुज्जत थोड़ा उर्दू वाला शब्द चला गया, बहस भी वहीं का है। दिया गया उत्तर पर उत्तर, सवाल जवाब एक ही जैसे शब्द हैं, ये एक ही आएगा इसका उत्तर। प्रत्युत्तर कहेंगे साथी उसको। ठीक है, नहीं उत्तरोत्तर तो चला जाता है कि हाँ, प्रत्युत्तर ही कहेंगे साथियों। ठीक है, उत्तरोत्तर क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ, रुकिए 2 मिनट। प्रत्युत्तर का जे रहा सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर। यदि हम उत्तरोत्तर की बात करें तो इसका अर्थ रहता है लगातार। ठीक है, इसका अर्थ रहता है साथियों लगातार होने वाली चीज़। निरंतर कह सकते हैं। ठीक है, निरंतर। और निरंतर के बाद लगातार शब्द, दो शब्दों के बजाय एक भी शब्द लिख देते हैं, निरंतर सही रहेगा। उत्तरण की जब हम बात करते हैं तो एक तो था उत्तरण जो पुराने कपड़े वगैरह होते हैं ना, लोग अपने दे देते हैं गरीबों को, एक तो वो उत्तरण हो गई। लेकिन एक उत्तरण जहाँ पर देखिए तो ये द्वित्व वाली स्थिति होगी तब में, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है तैर कर पार करने वाला। ठीक है, क्या होता है, तैर कर पार करने वाला उत्तरण। उत्तरापेक्षी का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको बताया था, अपने कथन का जवाब चाहने वाला। ठीक है, जो अब जिसने कोई कथन दे दिया है लेकिन वो अपना जवाब चाहता है अभी। ठीक है, ये रहता है इसका। आगे, मदिरा पीने का प्याला, इसको क्या बोलेंगे भाई, मदिरा पीने का प्याला।
चश्म, चष्क, चषक। बताइए साथियों, क्या लगता है? चार विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा विकल्प सही होने वाला है? ओके, डी उत्तर दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चष्क होता है, याद रख लें। और यदि हम इसकी बात करें बी विकल्प की, तो इसका कोई भी मतलब ये शब्द तो हिंदी में है ही नहीं। नहीं जी, चश्म शब्द जरूर है, इसका अर्थ होता है आँख, और या फिर आँख के आकार का। ठीक है, आँख की जैसे रचना वाला। ओके, नयन भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं। चश्म, चश्मा शब्द इसी से तो बना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारे पास, जो स्त्री के भशीभूत है के लिए एक शब्द क्या रहेगा? जो स्त्री के भशीभूत है के लिए एक शब्द, स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्रियोचित या त्रियावशी। उत्तर बता रहे हैं आप लोग। सी, स्त्रियोचित कह रहे हैं। ओके, और भी उत्तर आने चाहिए। ठीक है, इसके लिए साथियों बी उत्तर सही रहेगा। ठीक है, स्त्रैण कहेंगे इसके लिए, जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण। ठीक है, स्त्रियोचित का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में बता देता। स्त्री जाति का बोध कराने वाला। ठीक है, वो कहते हैं स्त्रियोचित, स्त्री जाति का जहाँ से बोध होता हो। चलो जी, अंतिम जो शब्द था यहाँ पर देखिए, त्रियावशी। ये अर्थ इसका नहीं मिल पाया है, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई है हिंदी में अर्थ, अगर होगा तो बता दीजिएगा। वैसे किताब में ये उत्तर दे रखा था। अगला प्रश्न है 16वां, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित, अब अवस्थापित, संस्थापित या संस्थाजित। क्या उत्तर होना चाहिए? उत्तर आएगा साथियों ए, यह बिल्कुल सही है, विस्थापित आएगा। ठीक है, क्या आएगा? विस्थापित आएगा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित आएगा जी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द। मंत्रणा यानी मीटिंग, मीटिंग हो सकती है। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द का चयन करना है आपने। बिल्कुल, यहाँ पर कहेंगे हम दुर्विसंधि। मंत्रणा यानी संधि, मीटिंग वगैरह, दुर्विसंधि कहेंगे। ठीक है, याद रखना है। ओके, तो यदि हम पहला विकल्प देखें साथियों, द्व्यतिक्रम। द्व्यतिक्रम का जो विकल्प, इसका जो अर्थ होता है, ये होता है जिसका अतिक्रमण ना हो सके, यानी जिसके विरुद्ध कोई लड़ ना सके। ठीक है, अतिक्रमण जिसका ना हो सके, अतिक्रमण ना हो सके, जिसके विरुद्ध कोई जीत ना सके, ऐसे भी कह सकते हैं। विरुद्ध, जिसके विरुद्ध कोई जा ना सके। आगे है दुर्दिगम शब्द है हमारे पास, दुर्दिगम। अगर इसका देखें तो इसका रह जाता है जिसके पास पहुंचना कठिन हो। ठीक है, दुर्दिगम का क्या हुआ? पहुंचना कठिन हो, जिसके पास, मैं जहाँ से थोड़ा सा लिख रहा हूँ, जिसके पास पहुंचना कठिन हो, जो आपने सभी याद करने हैं। आगे दुर्वियोजन एक हमारे पास शब्द आ गया है, तो इसका अर्थ होता है दुर्वियोजन का षड्यंत्र या छल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? षड्यंत्र या छल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, क्या बोलेंगे एक शब्द इसके लिए? वाग्दत्ता, वागदान, वाग्वध या वाग्विदग्ध। वाग्विदग्ध, जी हाँ। उत्तर बता रहे हैं आप लोग ए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। तो
उत्तर बोल रहे हैं आप लोग ए, और मुझे भी लगता है ये ए ही होना चाहिए, क्योंकि इसका वागदान, देखिए साथियों, जब भागदान, सभी ने उत्तर ए ही दिया है, यहाँ ए को लॉक किया जाए फिर। वैसे किताब में जो है, जहाँ से पीडीएफ लाया था वहाँ से बी उत्तर आ रहे हैं, उन्होंने बी दे रखा है। चलो कोई बात नहीं। वागदान क्या होता है तो वो भी आपको बता देते हैं, बी उत्तर आएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है। वागदत्ता क्या होता है ये बता देते हैं, जिस कन्या की शादी हो चुकी हो, ठीक है, जिस कन्या की शादी हो चुकी है, जिस कन्या की शादी हो गई हो, नहीं ए नहीं आएगा, मैं भी चक्कर में पड़ गया, इतने सारे ए उत्तर आ गए। तो यदि हम वाग्वध का देखें तो इसका अर्थ होता है वचनवध। क्या होता है? वचनवध, जो कोई वचन में बध गया है, ठीक है, वचनवध। और यदि हम डी विकल्प देखें, वाग्विदग्ध, तो इसका अर्थ होता है साथियों बात करने में बहुत ज़्यादा चतुर हो, ठीक है, बात करने में जो बहुत ज़्यादा चतुर हो उसको बोलते हैं वाग्विदग्ध, ठीक है, वाक चातुर्य वे कह सकते हैं, इसलिए बी ही उत्तर आएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, बी उत्तर आएगा। और पहला विकल्प देखिए तो इसका उत्तर आ जाता है, वाग्दत्ता का अर्थ होता है जिस कन्या की शादी हो चुकी हो या शादी पक्की हो चुकी हो, ऐसा है। मेरे ख्याल से ए और बी दोनों ही आना चाहिए। आई थिंक मैंने पहले का ये गलत बोल दिया है, इसका अर्थ साथियों ये है जिस जिस कन्या की शादी पक्की हो चुकी हो, ठीक है। ए और बी दोनों आना चाहिए मेरे ख्याल से, तुम क्या बोलते हो? लेकिन बी सही रहेगा, क्योंकि विवाह का वचन है, जहाँ पर ए विकल्प का यदि देखोगे तो जिस कन्या की शादी पक्की हो चुकी हो, ये इसका रहेगा, ठीक है, पक्की हो चुकी हो, दूसरे का है वचन दिया हो, दोनों में हिस्से, लेकिन बी ही उत्तर आएगा। चलो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यूपी पीसीएस में आया जी, पीएससी। है कोई दोनों में से? बिल्कुल बी है वहाँ पर। आकाशवृत्ति कहेंगे साथियों, ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, बी उत्तर आएगा, आकाशवृत्ति कहेंगे इसके लिए। ओके, याद रखना है, आकाशवृत्ति जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो। और यदि हम आकाश कुसुम की बात करें तो इसका अर्थ होता है नामुमकिन कार्य, ठीक है, आकाश कुसुम नामुमकिन कार्य। आकाश सलिल की बात करें तो इसका अर्थ होता है ओस, पढ़ती है ना ओस, ड्यू कहते हैं इसको इंग्लिश में, वृष्टि भी कह सकते हैं, वर्षा भी कह सकते हैं, आकाश सलिल को ओस भी कहते हैं, वृष्टि भी कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं। आकाश फल की यदि हम बात करते हैं तो इसको संतान, आकाश फल की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ रहता है संतान, संतति, संतान कह सकते हैं, ठीक है। तनु शर्मा कह रही है सर, मैंने पूछा कि कोई लड़की ऐसे वाग्दत्ता या वाग्दान वाली। ओके, मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं आप। वाग्दान जो है, जिसने वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, और वाग्दत्ता वह है जिसकी शादी पक्की हो चुकी हो। मैंने गलत पढ़ लिया था पहले, मतलब गलत अनुमान लगा लिया था कि वाग्दत्ता का अर्थ जो है ये होगा जिसकी शादी हो गई हो, जिसकी शादी पक्की हो गई हो, वहाँ पर ये आएगा। ओके ओके, ग्रुप में पूछ रहे हैं। सर ये पूछ रहे हैं कोई लड़की है क्या जिसकी पक्की हुई हो? जी हाँ। नहीं, इसके बारे में मुझे क्या है पता होगा भाई। आप पूछ लीजिए किसी से भी, वो बता देंगी भाई, हम कौन होते हैं भाई पूछने वाले, हैं ना।
तो ऐसा वागधान जिसकी शादी पक्की हो, वागदत्ता ये भी है। मतलब ग्रुप में होगा कोई ऐसा, तो बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। तो अंतिम प्रश्न करेंगे। जी 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 जी। तैरने या पार होने की इच्छुक, होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या रहेगा? तैराक, तितीर्षु, तारक या तारणक? मोड़ दिया भाई। हालांकि क्लास कहीं जा रही थी और मेरे तो अनुमान में भी थोड़ी सी आ गई दिक्कत। लक्षणा और व्यंजना दोनों समझ रहे हैं तनु शर्मा जी हम। ओके, तितीर्षु होता है साथियों तैरने या पार होने की इच्छुक या इच्छा, इसको तितीर्षु कहते हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, यदि तारक की हम बात करें, तारक शब्द होता है आँख की पुतली को। ठीक है, आँख की पुतली को भी कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें, तारक का एक अर्थ तैरने वाला भी होता है, तो दो अर्थ निकलते हैं तारक से। ठीक है, तारणक शब्द का मुझे कोई अर्थ नहीं मिला है, अगर आपको कोई मिले तो जरूर बता दीजिएगा। जी, वचन दिया है विवाह का, किसी लड़की से विवाह का वचन दिया है तो उसको वागदान ही कहेंगे। लेकिन अगर शादी पक्की हो गई है तो वागदत्ता। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, अगर क्लियर कर दीजिएगा, मुझे लगता है कि ग्रुप में जरूर बता दीजिएगा, किसी पुस्तक में है। फिलहाल तो हम बी उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी शादी पक्की हो गई हो फिर से क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं ना। चलो, हाँ अभी अभी बोलो भाई, क्या क्या रहा है आज का माहौल? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ सही है। प्रिया प्रजापति 19 बता रही हैं, तनु शर्मा जी 19 बता रहे हैं, बिंदर धारीवाल 16 बता रहे हैं, जयविंद्र कौर 18, प्रियंका कुमार 20 फुल मार्क्स, मोनिका शर्मा 19, जय समीरा कंबोज 18, अमनदीप कौर 19, अरब चहल 17, रवीन कौर 19 कह रहे हैं। मेरे देख लिया है, ग्रुप में शेयर कर दूंगे। ओके ठीक है जी निशा जी। और अमन संधू कह रहे हैं, चलो एम कंबोज कह रही हैं 19 हैं उनके। अब सुनील शर्मा 18 बता रहे हैं, सरब सिंह जो है 16 बता रहे हैं, विजय कुमार 17, पलविंदर कौर 18, कबीर सिंह 19, निशा जी 18, अमन संधू 18 और गुरविंदर सिंह 18। जी हाँ। ओके जी, तो यहाँ पर होती है इस क्लास की समाप्ति। क्या 5 मिनट बाद फिर से हाजिरी हो जाए? हाँ 5 मिनट में लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा। सब लगाएंगे क्या? कितने लगाएंगे बताइए? भग ले ये सभी। नहीं अभी भी 34 हैं। क्या ही बात है भाई। अगला टाइम टेबल। चलो 5 मिनट में क्लास। नो, समीरा जी कह रहे हैं बस करो। 5 मिनट में क्लास होनी है, ज्वाइन करना है कर लेना, नहीं तो रहने देना। ओके, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।